तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ स्पोर्टेक क्लासेस में आप लोगों का। मैं राहुल शर्मा, बहुत ज़्यादा स्वागत है आप लोगों का यहाँ पे। तो अब दूसरी वीडियो पे हम लोग आ गए हैं। मतलब ऐसा नहीं कि इस चैनल पे दूसरी वीडियो आई है, चैप्टर नंबर तीसरे की दूसरी वीडियो पे पूरा इस तरीके से कहूँ तो बात यहाँ पे अब खत्म होती है। तो दोस्तों अब क्या पढ़ेंगे इसमें अंदर हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट। पहले तो मैंने विद्युत धारा पढ़ाई, जो कि मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 12th लेवल पे कभी नहीं पूछेगा विद्युत धारा किसे कहते हैं, लेकिन आपको आना जरूर चाहिए था। तो अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर 12th लेवल। और फिर आपको अगर ये चैप्टर समझना है तो उसके लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? यहाँ पे हम बात करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। ठीक है, जिसे अनुगमन वेग हम लोग कहते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पूरे चालक के बारे में, या धातु किस तरीके से व्यवहार करती है, एक मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरीके से हरकत करेंगे, वो पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग। ठीक है, तो हेडिंग लगा दो आप लोग, धातुओं में विद्युत धारा, धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह। ठीक है दोस्तों, धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह, या इसको मैं कहूं तो एक तरीके से अनुगमन वेग को भी हम पढ़ेंगे यहाँ पे, अनुगमन वेग। ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट कराना। ठीक है, तो अब क्या है, बहुत ही बड़ी कहानी है इसके पीछे। वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन देखना मत भूलना पूरी वीडियो, क्योंकि अगर जहां आपने वीडियो नहीं देखी तो फिर समझ लो सब कबाड़ा कर दिया, मतलब पूरी तरीके से आप लोगों ने। तो देखो अब क्या है, ये हेडिंग है आप लोगों की, दिख गया होगा आप लोगों को। धातु में विद्युत धारा का प्रवाह, धातु ही विद्युत धारा का प्रवाह करती है। ठीक है, अर्धचालक भी करेंगी। अब अर्धचालक ही नहीं पता क्या होते हैं तो कोई टेंशन नहीं है, अभी धातुओं पे फोकस करो अपना। तो अब एक चीज समझो, मान लो हमारे पास कोई चालक है, अच्छा सा बड़ा सा चालक बनाता हूं मैं यहाँ पे, बहुत बढ़िया सा कुछ बड़ा सा चालक ये मैंने बनाया यहाँ पे। अब ये मत कह देना चालक क्या होता है ये नहीं पता, बहुत से ऐसे होंगे जिन्हें ये भी नहीं पता होगा। तो देखो ये मैंने एक चालक बनाया। ठीक है, अब ये जो चालक बनाया है ये एक आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड का मतलब, ठीक है, एक विलगित निकाय, एक विलगित चीज। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये आइसोलेटेड है। ठीक है, आइसोलेटेड यानी कि विलगित। अब विलगित का मतलब ही क्या होता है? तो विलगित का मतलब होता है कि ये जो चालक है वो किसी भी तरीके से अपने आसपास से, फोकस करो यहाँ पे, ये चालक किसी भी तरीके से अपने आसपास से विद्युत के संपर्क में नहीं है। समझ गए? कोई भी और चीज के साथ, किसी भी और चीज के साथ ये विद्युत के संपर्क में नहीं है, तो ऐसे चालक को आइसोलेटेड या विलगित निकाय बोलते हैं हम लोग। ठीक है, क्लियर? तो मान लो ये अपने पास एक चालक है। ठीक है, इसको हमने किसी भी बैटरी वगैरह से नहीं जोड़ा है। अब इसके अंदर होगा क्या, बाहर से हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई कुछ इस दिशा में। ठीक है, एक्सटर्नल का मतलब भारी जो बाहर से हम कर रहे हैं। ठीक है, अंदर क्या चल रहा है मुझे भी नहीं पता, लेकिन बाहर मैं क्या कर सकता हूं, आप क्या कर सकते हैं, वो तो सब पता है हम लोगों को। तो हमने बाहर से लगाया एक विद्युत क्षेत्र कुछ इस दिशा में, जहां पे एरो आपको साफ ही पता चल रहा है। तो आपको इतना पता होना चाहिए, जो धातु होती हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन का समुंदर होता है बहुत सारा, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉन ही पाए जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, क्या है, अंदर इलेक्ट्रॉन थे बहुत सारे, मतलब हद ही नहीं है, मतलब भाई कोई हद नहीं है, बहुत इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन गिना दूं? 10,000, 20,000, 10 करोड़, 50 करोड़। तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कुछ इस तरीके से बोला जाता है कि 10 टू द पावर 28 से 10 टू द पावर 29 तक फ्री इलेक्ट्रॉन जिसे कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो किसी चालक के अंदर होते हैं। और यहाँ हमने कितने दिखाए? 1, 2, 3, 4। बहुत बुरी नाइंसाफी कर दी मैंने तो इसके साथ, लेकिन क्या करूं भैया, इतने ही बना सकता हूं मैं, उससे ज्यादा तो बना नहीं सकता ना। तो समझ लो बाहर से हमने एक विद्युत क्षेत्र लगाया, अंदर इलेक्ट्रॉन में अब खलबली मचनी स्टार्ट हो गई कि भैया बाहर हरकत हुई है कुछ। घर के अंदर बैठे हम लोग मजे से, बाहर भैया
पटाख पटाख बजना स्टार्ट हुआ कुछ चीज। अब घर के अंदर बैठे लोगों को चुल हो गई बहुत तगड़ी वाली, क्या हो रहा है बाहर, जाओ फटाफट भाग के देखने आओ। तो सेम टू सेम इन इलेक्ट्रॉन पे विद्युत क्षेत्र के कारण एक खलबली मचेगी, उस खलबली का नाम विद्युत बल। चैप्टर नंबर पहला नहीं पढ़ा बच्चों ने तो पहले वो वीडियो देखो, विस्फोटक क्लास के अंदर विद्युत बल किस तरीके से डिफाइन करा गया है, ठीक है। तो अभी इलेक्ट्रॉन पे लगने लग जाएगा बल। अब किस दिशा में बल लगेगा वो भी पता होना चाहिए, इस दिशा में। अब बच्चे कहेंगे क्या मतलब क्यों क्यों किस दिशा में ही क्यों? तो देखो होता क्या है, पढ़ के तो तुम लोग आए नहीं हो तो यही बताऊंगा फिर। अब नोट करो इस चीज को, ये नोट करने वाली चीज है कि जब भी हम बाहर से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, यानी कि विद्युत क्षेत्र मैंने लगाया किसी भी दिशा में, तो प्लस चार्ज पे हमेशा जो बल लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ लगता है, यानी कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस पर बल भी उसी की तरफ होगा। और अगर यही अभी माइनस चार्ज में रख दूं तो उस पर बल जो विद्युत क्षेत्र है उसके विपरीत दिशा में लगता है, देखो इस दिशा में। तो ये नोट करने वाली चीज है, प्लस है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल, माइनस है तो उसके अपोजिट बल लगेगा। फटाफट नोट कर लो इस चीज को क्योंकि यहां ये चीज है। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है? माइनस का चार्ज। तो अब इलेक्ट्रॉन पे बल कहां लगेगा? अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है तो उसके विपरीत दिशा में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ भागना स्टार्ट कर देंगे। ये भी भागेगा, वो भी भागेगा, ये वाला भी भागेगा, और उसके अंदर बैठे 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन सब के सब इधर की तरफ भागना स्टार्ट कर देंगे, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। अब यहां आके बच गए सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, इससे आगे तो जा नहीं सकते। अब ऐसा थोड़ी तोड़ के निकल जाएंगे ऐसे ही और आपको दिखेंगे इलेक्ट्रॉन इतने सारे, एक नहीं दिखेगा, दो नहीं दिखेगा, करोड़ों की संख्या में दिखेंगे, वो तो नजर आएगा आप लोगों को, लेकिन नहीं। अब आगे रास्ता नहीं है, यहाँ आके रुक गया ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर आके रुक गए और यहाँ कुछ बचा होगा प्लस का चार्ज। अब ऐसा नहीं कि प्लस का चार्ज दौड़ के इधर आया होगा, इस तरीके से समझो एक डब्बा बनाया मैंने जहां पे माइनस प्लस सब कुछ इस तरीके से है। अरे प्लस भी है माइनस भी है, ठीक है। अब मैंने बाहर से लगाया विद्युत क्षेत्र, माइनस वालों पे बल लगने लग गया इधर की तरफ, तो सारे माइनस वाले उठ के अपनी जगह पे ट्रांसफर हो गए इधर की तरफ, सारे माइनस के आ गए इधर। अब इधर भी जो माइनस वाले बचेंगे वो भी सब इधर उठ के आ गए, तो इस तरफ क्या बचा? केवल प्लस वाला, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी हुई, इधर प्लस बचा, इधर माइनस आ गया। तो अब हुआ क्या यहाँ पे, मतलब ये चीज तो समझ आ गई हम लोगों को कि बाहर से लगाया विद्युत क्षेत्र, अंदर के सारे इलेक्ट्रॉन भागे उसके अपोजिट दिशा में, और कुछ ये कहानी उस चालक के अंदर हो रही है। क्लियर? अब ध्यान से देखो, अंदर एक तरफ माइनस चार्ज, एक तरफ प्लस चार्ज, तो अंदर भी कोई ना कोई विद्युत क्षेत्र बनेगा जिसकी दिशा कुछ ये होगी। मैं इलेक्ट्रॉन को मिटा देता हूं यहाँ पे, केवल नीचे वाले इलेक्ट्रॉन को देखो, समझो। अंदर जो विद्युत क्षेत्र बना उसकी दिशा ये होगी। अरे समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है समझ? बहुत बढ़िया, आना चाहिए। तो देखो ये दिशा, अब यही दिशा क्या होगी? परेशान चक्कर में पड़ गए, इसको ई इनसाइड लिख देता हूं मैं, ई इनसाइड। तो इसको ई इनसाइड लिख सकता हूं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकता हूं। अंदर भैया मामला चल रहा है तो ई इनसाइड लिख दिया इसे मैंने। यहाँ पे इंक डालिए जरा, तो देखो इसका कलर भी चेंज हो गया, इनसाइड, ठीक है। जिसकी दिशा कुछ ये होगी इस तरफ। क्यों होगी? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दिशा होती है वो होती है माइनस की तरफ। अगर मान लो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस दिशा में लगा रखा है, ठीक है, या ऐसे मत समझो, इस तरीके से समझो कि अगर यहाँ पे सारे माइनस हैं और इधर प्लस है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बननी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा हमेशा माइनस की तरफ होती है, ठीक है। देखो एरो कहाँ जा रहा है? माइनस की तरफ, माइनस की तरफ होगी और प्लस से दूर की तरफ। तो अंदर सेम यही कंडीशन देखी भैया, उसे उसको यही दिखा, उसको दिखा माइनस इधर है प्लस इधर है, तो अंदर मैं एक अपने आप से एक विद्युत क्षेत्र बना सकता हूं, और जिसकी दिशा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, परिभाषा के अनुसार कुछ ये दिखी। बाहर तो लगाई थी इधर की तरफ, अंदर हो गई उधर की तरफ, कहानी खत्म। मतलब सारा का सारा इन दोनों चीजों ने एक दूसरे को खत्म कर दिया। अब इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहां कहो कि इसके अंदर इतनी पावर होती है कि बाहर से जितनी भी ताकत लगा लो, अंदर ये उसका उल्टा एक विद्युत क्षेत्र बना के दिखा देगा आपको।
और फिर जब आप लोग आओगे इस दिशा में, यानी कि आप ये देखना चाह रहे हो असल में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितनी है, तो मिलेगा आपको 0, टोटल के 0। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जितना आपने बाहर से लगाया अंदर उतना ही उसने उल्टी दिशा में बना लिया और टोटल करने पे वो 0 दिया हमें। और आपने देखा भी होगा कि अगर आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई धातु ला के रख दो तो वो करंट मारना स्टार्ट करेगी, आपको कभी नहीं करेगी। कभी जब तक उसके अंदर बैटरी लगाओगे ही नहीं वो आपको करंट मारेगी नहीं। क्यों नहीं मारेगी? क्योंकि कुछ ये कंडीशन उसके अंदर ही होगी। अब इलेक्ट्रॉन ठहरे बहुत सारे, इलेक्ट्रॉन भागे उधर, क्षेत्र की दिशा इधर, दोनों ने काटा एक दूसरे को, खत्म करा और ई नेट 0 मिल गया हम लोगों को। तो ये कंडीशन होती है किसी आइसोलेटेड चालक की या विलगित निकाय की चालक की, कोई भी। ठीक है, ये हमारी। अब एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया दिमाग में आया मेरे, आप लोगों के तो आएगा नहीं आएगा पता नहीं, कि अगर उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई तो क्या ये इलेक्ट्रॉन अभी भी गति कर रहे होंगे? क्योंकि मैंने बताया ना यार, समझो एक छोटा सा कमरा, इमेजिन करो कोई भी छोटा सा कमरा, उसके अंदर करोड़ों इलेक्ट्रॉन है। कोई ऐसा नहीं 10, 20, 50 या 100 से ज़्यादा बात नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अब ये करोड़ों इलेक्ट्रॉन जब गति करेंगे, इधर उधर भागा, तो भैया यहाँ पे छोटे से कमरे में अगर मैं कहूँ कि 1 करोड़ बंदे चले जाएं, तो आप समझ रहे हो वो गति भी करने उनके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर गति ही नहीं करेगा तो कहाँ से बनाएगा विद्युत धारा? ठीक है, और चलो छोड़ो, गति ही नहीं करेगा, जो मैंने बताया विद्युत क्षेत्र लगा, उन पे बल लगेगा। अब बल तो मजबूर कर रहा है उन्हें अपनी तरफ खींचने के लिए, तो ना चाहते हुए भी भीड़ भाड़ में से टकरा टकरा के बेचारे निकल रहे हैं कैसे ना कैसे, और कुछ कोशिश कर रहे हैं विद्युत धारा बनाने की, लेकिन नहीं बन पा रही टोटल। तो सिंपल सा सवाल ये है, सिंपल सा, कि अगर विद्युत क्षेत्र 0 हो गया तो अंदर इलेक्ट्रॉन अब गति कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे? सिंपल सा सवाल। ठीक है, तो अब कैसे समझेंगे इसे, आओ समझते हैं। मैं ये सब मिटा देता हूँ, इसे नोट कर लो। ठीक है, अब क्या समझाना चाहता हूँ उसे सोच देखो। अब कंडीशन ये है, बाहर का तापमान कुछ ले लिया मैंने 30 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जिसमें हम लोग अभी इस समय है वो 30, 35 कुछ भी ले लो यार, तुम्हारे ऊपर है, मान के चल रहे हैं। ठीक है, मान रहे हैं 30 ले लिया। अंदर का टेम्परेचर कुछ ना कुछ तो कम ही होगा बाहर के से। ठीक है, कम ही होगा, ज्यादा भी हो सकता है लेकिन कम ही होगा। वो मैंने मान लिया 28 डिग्री सेल्सियस। लो यार, 2 कम माना है बस, बाहर 30 अंदर 28। तब होगा क्या, टेम्परेचर बाहर ज्यादा अंदर कम, तो अब ऊष्मा आएगी, हीट। बहुत ही गंदी आदत होती है उसके अंदर। क्या होता है, उसको दिखा बाहर 30 है अंदर 28, भागो जल्दी अंदर भागो। अंदर टेम्परेचर कम कैसे रह गया, कैसे रह गया कम, समझ रहे हो? ऊष्मा के अंदर एक बहुत ही गंदी आदत होती है कि वो वहां पहले भागती है जहां उसे टेम्परेचर कम नजर आता है। जैसे यहाँ 30 और अंदर 28, तो अब ये 30 से 28 की तरफ भागेगा और उसको अपने बराबर करने की कोशिश करेगा ऊष्मा। अंदर ठहरे इलेक्ट्रॉन इतने इतने दिखते भी नहीं। ठीक है, करोड़ों इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर किसी 2 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के अगर उन्हें देखूं तो खत्म चीज, बिल्कुल कुछ भी नहीं होता, जानी नहीं है उनके अंदर, लेकिन बहुत बड़ी चीज है भाई साहब, बता देता हूं। तो उन इलेक्ट्रॉन को मिल गई ऊष्मा, क्योंकि अंदर भागेगी अब ये पूरी तरीके से टेम्परेचर को इक्वल करने के लिए। तो जैसे ही हीट मिली उन इलेक्ट्रॉन को, छोटे से इलेक्ट्रॉन एनर्जी के भूखे, जैसे ही मिली वो इलेक्ट्रॉन अब करने लग गया कंपन, इस तरीके से हिलना डुलना। ठीक है, आप समझो इस तरीके से कि मान लो एक चीज है जो बिल्कुल ही खत्म हुई पड़ी थी, एनर्जी उसे हल्की सी मिलने की देर है, एनर्जी हल्की मिलेगी वैसे ही वो दौड़ने स्टार्ट कर देगा। अब ये दौड़ेंगे तो ही, लेकिन ये अपनी जगह पे इस तरीके से कंपन करने लग जाएंगे, वाइब्रेशन करने लग जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को अच्छी खासी ऊर्जा मिली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ही खत्म चीज है एक तरीके से एनर्जी के मामले में। हल्की सी एनर्जी भी मिलती है ना तो पागल से हो जाते हैं, मतलब क्या बताऊं अब क्या हो जाता है उनके अंदर। इन सारे इलेक्ट्रॉन को एक ऊष्मीय ऊर्जा मिलेगी, जिस कारण से ये गति करने लग जाएंगे। और मैं आपको बता देता हूँ किस स्पीड से गति करते हैं, कुछ ये स्पीड रहती है इनकी 10⁵ मीटर पर सेकेंड। हिसाब भी नहीं लगा सकते आप लोग, ठीक है, कि क्या स्पीड होती है ये। इतनी तगड़ी स्पीड से मतलब वो इलेक्ट्रॉन गति करने लग जाते हैं थोड़ी सी ऊष्मा मिलने पे।
क्लियर। तो अब ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, होगा क्या, अब इस वेग को हम लोग कह देते हैं उनका ऊष्मीय वेग। ध्यान से समझना, ऊष्मीय वेग क्यों, क्योंकि ऊष्मा उन्हें बाहर से मिली और जो ऊष्मा मिली उसके कारण वो गति करने लग गया अपने आगे पीछे। मैं ये नहीं कह रहा कि इलेक्ट्रॉन यहां से भागा इधर, वहां से भागा उधर, अपनी जगह पे खड़े होकर वाइब्रेशन कर रहे हैं भाई साहब ये सारे इलेक्ट्रॉन, और इसको हम ऊष्मीय वेग कहते हैं। ठीक है, होता क्या है, ये देखा गया नॉर्मली कि जब विद्युत क्षेत्र नहीं लगा होता है, नॉर्मली ऐसे लगा होता है इस कंडीशन में, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कोई इधर भागेगा। ठीक है, ऐसे यू से हम लोग दिखाते हैं, ऊष्मीय वेग को यू से डोनेट करते हैं। कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं ना कहीं टेढ़ी मेढ़ी दिशाओं में गति कर रहे हैं, फिक्स नहीं है किसी की भी दिशा। अपने अपना वेग लिया, अपनी अपनी ऊष्मा उठाई, निकल पड़े अपनी जगह पे वाइब्रेशन कर रहे हैं। कोई इधर की तरफ कर रहा है, कोई ऊपर कर रहा है, कोई टेढ़ा कर रहा है, कोई इधर की तरफ कर रहा है। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक अलग अलग ऊष्मीय वेग से अलग अलग दिशाओं में गति कर रहे थे, सेम टू सेम जैसे गैस के अणु किसी गैस में व्यवहार करते हैं। तो इस पूरे के पूरे मॉडल को उठा के एक गैस मॉडल का नाम भी दिया गया और ये बोल दिया कि मुक्त इलेक्ट्रॉन बिल्कुल गैस के अणु की तरह व्यवहार कर रहे हैं, जैसे वो करती है, कहीं भी ऊष्मा मिलेगी भागो, मतलब जैसे इधर उधर, सेम टू सेम ये। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट देखो कंसेप्ट आने वाला है। इन सबका एवरेज उठाया हमने, हमें नहीं पता अंदर करोड़ों है, एक एक को उठा के देखूंगा तो पता नहीं कितनी जिंदगी लग जाएंगी। इनका एवरेज उठाया तो एवरेज उठा के पता चला कि इनका जो एवरेज है वो 0, यानी कि इस तरीके से गति कर रहे हैं कि एक दूसरे को खत्म ही कर दे रहे हैं। 2 उधर भागे तो 2 उसके विपरीत दिशा में इधर भागेंगे, 10 करोड़ उधर भागे तो 5 करोड़ इधर भागेंगे और फिर 5 करोड़ इधर भाग के उसे भी खत्म कर देंगे। यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में जा रहा है उसके अपोजिट कोई और इलेक्ट्रॉन जाएगा और उसके वेग को खत्म कर देगा। और सीधी सी बात है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन है, कब तक भैया, कब तक, एक ना एक बार तो 0 होगा ही। तो सबका टोटल एवरेज 0 दिखाया। इसको यहाँ से म्यू से दिखाते हैं, म्यू या यूं कुछ भी कह दो अपनी तरफ से, ऊष्मीय वेग है तो एवरेज 0। ठीक है, और जरा इसको डिटेल में आऊँ तो एवरेज का मतलब ये होता है, म्यू ए बी का मतलब μ1 प्लस μ2 प्लस μ3, यही तो होता है एवरेज का मतलब, डॉट डॉट म्यू एन अपॉन एन। तो टोटल ये चीज 0। ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंटली देखी गई। ठीक है, अब इतना तो मैं भी नहीं देख पाऊंगा, सब एक्सपेरिमेंट से ये सब बनाया गया कि इस तरीके से टोटल 0 मान के चल लो इसका ऊष्मीय वेग सबका मिला के। तो ये कंडीशन थी हमारी किस चीज की, इस चीज की कंडीशन थी है एक आइसोलेटेड चालक की। ठीक है दोस्तों, अब होगा क्या, इसके चालक में अब अगर मैं क्या जोड़ दूं, एक बैटरी जोड़ दूं तो पूरा का पूरा केस ही उल्टा हो जाएगा। तो अब उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका, इसको आपको नोट करना है, जो भी आगे यूज होगा। बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते इस टॉपिक को कि आखिर एक डेरिवेशन जब कराएंगे तो उस डेरिवेशन में ये चीज 0 रख देते हैं हम लोग। बच्चे कहते हैं 0 क्यों रखती, समझ ही नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ समझना था ना, पूरी डिटेल निकाल दी यहाँ पे इतनी बड़ी। तो कुछ ये आपका आइसोलेटेड चालक का व्यवहार होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरीके से व्यवहार करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। अब क्या करना है दोस्तों, देखो वही चालक लिया, वही मतलब आइसोलेटेड नहीं, अब इस बार लिया उसको बैटरी से जोड़ दिया। फटाफट बना लेते हैं छोटा सा, या देखो डायग्राम मुझसे ढंग से बनते नहीं है, कमेंट में कोई फालतूबाजी नहीं करेगा कि डायग्राम नहीं बन रहे। ठीक है, इस तरीके से इस बार इसे बैटरी से जोड़ दिया, अपनी छोटी सी बैटरी से, छोटी सी बैटरी बिल्कुल छोटी। बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड फिर वही उसी दिशा में लगा दी, कोई टेंशन नहीं आ रही। इस बार बैटरी का प्लस ये माइनस ये 20 वोल्ट की बैटरी, इस बार वही चालक लेकिन आइसोलेटेड नहीं है, एक बैटरी उठाई और जोड़ दिया। अब टच करने जाओ इसे, मत कर लेना टच बिल्कुल भी, अगर अच्छी बैटरी हुई ना तो करंट अच्छा खासा लगा देगी। तो होगा क्या, अब इसके अंदर वही इलेक्ट्रॉन उन पे लगेगा वाल, इस तरफ भागेंगे सारे के सारे इस तरफ, यहाँ आके इकट्ठा हुए। लेकिन अब उन्हें आगे रास्ता दिख गया, ये जो आपने वायर लगा रखी है तार, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर आके इधर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे केवल और केवल बचेगा क्या, प्लस चार्ज। क्योंकि उस वाले केस में वायर नहीं थी तो सारे इलेक्ट्रॉन इधर आके माइनस चार्ज के साथ जम गए थे।
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएंगे, उन्हें वायर दिखी, इलेक्ट्रॉन निकल गए इधर की तरफ सारे इस बैटरी की तरफ, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, केवल प्लस चार्ज दिखेगा यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, सारे इधर आ गए। वही इलेक्ट्रॉन इधर से आएंगे और इधर पहुंच जाएंगे, तो यहाँ पे माइनस चार्ज कुछ ही है। ठीक है दोस्तों, सारा प्लस चार्ज इधर, माइनस चार्ज इधर, कहानी उल्टी, बर्बाद पड़ा हुआ पूरा पीछे का। एक बैटरी लगते ही सारा खेल खत्म। तो हुआ ऐसा क्या, सिंपल सी बैटरी, खत्म खेल। छोटी सी बैटरी ने बिल्कुल ही कहानी पलट दी आइसोलेटेड से इस चीज की। बैटरी लगी, इलेक्ट्रॉन आए इधर, उसे दिखी वायर, उसने इलेक्ट्रॉन ने मारी पलटी तार के साथ इधर, तो यहाँ माइनस चार्ज नहीं बचेगा, प्लस चार्ज बचेगा। सिंपल कहानी। वो इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होकर इधर आए होंगे, इधर से अब इधर बड़े होंगे। भैया इलेक्ट्रॉन बना थोड़ी रहे हम लोग, या बैटरी क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन बना रही है? नहीं बना रही बैटरी। बैटरी का काम है इलेक्ट्रॉन को इधर से उधर ट्रेवल करा देना, ट्रेवल कराना, वही काम कर रही है बैटरी। बैटरी ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन पकड़े, इधर से इधर, इधर से इधर ले आए इसे, तो सारे इलेक्ट्रॉन फिर इधर इकट्ठा हो गए, तो यहाँ पे माइनस और इधर प्लस, क्योंकि इधर है ही नहीं। तो ये कंडीशन कुछ दिखी चालक के साथ जब बैटरी जोड़ी हमने। ठीक है, अब होगा क्या, फिर वही अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बना दी दिशा में ई इनसाइड, और ये ई एक्सटर्नल क्या है अपनी। अब मैंने इस दिशा में क्यों बनाई, अगर अभी भी नहीं आ रहा भाई साहब फोन बंद करके निकल जाओ। क्या बताया मैंने, प्लस चार्ज इधर, माइनस चार्ज इधर। विद्युत क्षेत्र की दिशा वही होती है जहां माइनस चार्ज होता है, प्लस से दूर माइनस की तरफ। तो देखो अब बाहर की जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है सेम टू सेम अंदर की विद्युत क्षेत्र की दिशा वो हो गई। बैटरी जोड़ने से हुई है, ध्यान रखना, बैटरी कितनी काम की चीज है बैटरी। तो अब इसके अंदर ई नेट वो जीरो नहीं हो सकता, ई नेट इनसाइड, ई नेट इनसाइड यानी कि अंदर अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि दोनों ही सेम दिशा में हो गए। एक तो वैसे ही पिट रहा था, दूसरा और आग लगा दी तो और पिट गया। ठीक है, बचाया नहीं, ऊपर से आग लगा दी, तो आग एक वैसी लग रही थी और उसने कहा और इधर की तरफ लगा देता हूँ आग, और पिट गया। तो अब जीरो तो कुछ नहीं होगा, अब तो खत्म कहानी। तो ये कंडीशन जैसी दिखी, अंदर के इलेक्ट्रॉन फिर बावले हो गए, अब तो ट्रेवल कर रहे हैं अच्छी खासी स्पीड से। ठीक है, कंडीशन वही है, अभी भी टेम्परेचर की होगी, ऊष्मीय ऊर्जा मिलेगी उन लोगों को, वो अपनी जगह गति करेंगे। तो अब होगा क्या, देखो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अंदर जंग लड़ रहे हैं भाई। यहाँ हमें पाइप नहीं पड़ी है, हमारा तो एसी नहीं चल रहा, हमारा तो टीवी नहीं चल रहा, अरे क्या या वोल्टेज ही नहीं आ रही, अरे इनसे भी तो पूछ लो, अंदर 10 करोड़ या कितने करोड़ है बेचारे, अब भागना जरूरी है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ एक कमरे में 200 बंदे, छोटे से कमरे में 200 बंदे, और एक एक से कहूँ कि तुझे भागना जरूरी है भाई, देख भागना है, किस तरीके से भागेंगे, भागेंगे टकराएंगे, भागेंगे टकराएंगे, भागेंगे टकराएंगे। मुश्किल से बेचारे एक कदम चलेगा, उससे पहले टकराएगा, क्योंकि बहुत छोटा कमरा, 200 बंदे, मतलब भरने की जगह नहीं है, वहां भगवा रहे हो तुम लोगों को। सेम इनके साथ यही कंडीशन होती है, करोड़ों की संख्या में इलेक्ट्रॉन, बेचारों को भागने की जगह है ही नहीं, लेकिन भगा रहे हो। प्रतिरोध का नाम सुना है, वो भी यहाँ पे आएगा चीज निकल के, लेकिन वो मैं अगली वीडियो में समझाऊंगा आप लोगों को। तो होगा क्या, अंदर के इलेक्ट्रॉन फिर जद्दोजहद करके भागेंगे। इलेक्ट्रॉन जब भाग रहे हैं हमारे कुछ इस तरीके से, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, अब ये भागना स्टार्ट करा, तो इलेक्ट्रॉन अंदर प्लस चार्ज से टकराएगा। प्लस चार्ज कहाँ से आएंगे, जब तुम ऊष्मा दोगे या बाहर से टेम्परेचर का डिफरेंस देख के जब ऊष्मा पाएगा, तो उसके अंदर परमाणु होंगे, परमाणु में से इलेक्ट्रॉन को मिली ऊष्मा, निकल के आ गए बाहर, तो अब परमाणु के अंदर क्या बचा, प्लस का चार्ज। तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला वो थोड़ा सा आगे गया, वो प्लस वाले चार्ज से टकरा गया, या कहूँ कि उनके बीच एक आकर्षण का बल लगा, वो उसके पास टकराया। टकराने के बाद 2 मिनट के लिए रुक जाएगा, 2 मिनट तो बहुत बड़ा टाइम हो गया, बहुत 0.00 सेकंड के लिए वो रुक गया। भैया तुम गए, तुमने टकरा गए तुम एकदम, कम से कम 1 सेकंड के लिए तो रुकोगे वहां जाके, रुक गया। रुकने के बाद आओ ना ताओ देखा उसने, अपनी दिशा कहीं चेंज करी और आगे की तरफ बढ़ चुका इलेक्ट्रॉन अपना, और फिर आगे भी प्लस का चार्ज, मैंने बताया ना, बेचारा ऐसे गया टकराया, 1 मिनट रुका, फिर ऐसे गया, फिर टकराया, मतलब
इधर गया टकराया, इधर गया टकराया, इधर गया, इधर इधर हर जगह टकरा रहा है बेचारा। इधर गया फिर टकराया, टकराने के बाद फिर बेचारा इधर गया, फिर टकराया इधर +4 से, फिर टकराने के बाद वो इधर आया लास्ट में इलेक्ट्रॉन अपना, या कुछ भी कह दो आप, कहीं भी गया, इधर गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, इधर इधर और फिर लास्ट में इधर के बाद इधर, इधर आया वो इलेक्ट्रॉन। तो अब देखो आप लोग, इलेक्ट्रॉन विस्थापन कितना चल रहा है, इलेक्ट्रॉन इतना, केवल इतना, यहां से यहां दूरी तो अच्छी खासी तय कर ली उसने, दूरी अच्छी खासी तय कर ली, इधर गया इधर गया इधर और फिर इधर, लेकिन विस्थापन इधर इतना तय कर रहा है। तो अगर मैं कहूं कि उसका औसत वेग वो बहुत ज्यादा बड़ा होगा उसके ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अनुगमन वेग से। अभी अनुगमन वेग क्या होता है ये मैंने आपको नहीं बताया, अभी आ जाएगा कंसेप्ट अनुगमन वेग से। तो क्या ये बात गलत है? औसत वेग का मतलब कुल दूरी बट्टे कुल समय, दूरी तो अच्छी खासी तय कर रहा है। अनुगमन वेग का मतलब अभी क्या होता है समझा दूंगा। अनुगमन वेग का मतलब, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जो बाहर से विद्युत क्षेत्र लगा उसके विपरीत दिशा में ये इलेक्ट्रॉन भागने लग गए इधर की तरफ, और केवल छोटे से बहुत ही कम वेग से भागेंगे। ठीक है, तो इस वेग को अनुगमन वेग कहते हैं हम लोग। आ रही बात क्लियर? नहीं आ रही? नहीं आ रही समझिए, दोबारा बताता हूँ। देखो, इन इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है अच्छी खासी तरीके से, इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में भाग रहे हैं जो बाहर से विद्युत क्षेत्र लगा है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में भागता है विद्युत क्षेत्र के, वो भी एक वेग लेके, और कैसा वेग? छोटा सा वेग, तो उस वेग को अनुगमन वेग कहते हैं हम लोग। अभी इसकी परिभाषा लिखा रहा हूं, इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त सूक्ष्म वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं, और यह एक्सटर्नल के विपरीत दिशा में होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक छोटे से वेग के साथ जो आपने बाहर से विद्युत क्षेत्र लगाया उसके विपरीत दिशा में गति कर रहा है, तो उस वेग को हम लोग अनुगमन वेग कहेंगे। ठीक है दोस्तों, ये अनुगमन वेग होता है। तो अनुगमन वेग क्या है? अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा गति तो नहीं कर रहा ना, आप इधर देखो, दूरी तो अच्छी खासी चल ली, लेकिन अगर रियलिटी में देखूं तो यहां से बेचारा लास्ट में कहां पहुंचा? इधर तक। ये जो छोटा सा एरो बना रखा है, छोटी सी दूरी तय करी है, तो छोटी सी दूरी तय करेगा विपरीत दिशा में एक छोटे से वेग के साथ, वो उसका अनुगमन वेग कहलाएगा। ये कंसेप्ट था तुम्हारा अनुगमन वेग का। अब एक चीज और समझो, दो क्रमागत टक्करों के बीच, यानी कि यहां से यहां तक के बीच जो उसने दूरी चली, वो उसका माध्य मुक्त पथ कहलाता है, जिसे लैम्डा से दिखाते हैं। और जो समय उनने चला उसे टाउ से दिखाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं श्रांति काल, यानी कि रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्स करा, यहाँ पे टकराया, 2 मिनट रिलैक्स करा, फिर आगे गया, फिर यहाँ टकराया। तो दो क्रमागत टक्करों के बीच जो भी दूरी चलेगा, माध्य मुक्त पथ, जो समय लेगा, श्रांति काल कहलाएगा उसका। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन थी आप लोगों की। ठीक है दोस्तों, अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले कंसेप्ट में, ओम के नियम के बारे में। और यहाँ से जो चीज पढ़ी, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होगा। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और देखो। थैंक यू दोस्तों।